बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आपने किसी भी एटम को गैसियस हालत में कन्वर्ट कर लेना है। क्या करना है? और उसको आइसोलेट कर लेना है। मसलन फ़र्ज़ करें सोडियम एटम है, सोडियम एलिमेंट है ना, उसके अंदर कई एटम्स हैं। आप जब उसको गैस फेज़ में लाएंगे, जैसे आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है कि आप उसको एटमाइजेशन एनर्जी देंगे और वो एटम 1 मोल ऑफ एटम यानी एक एटम जो है वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, एक एटम उस वक़्त अलहदा होगा जब आप उसको गैस फेज़ में लाएंगे। याद रख लें, सॉलिड फेज़ में आपको पता है कोई भी सॉलिड फेज़ की अगर आप बात करें तो एक एटम आपको नहीं मिल सकता, उसकी गिर्द फर्दर एटम्स होंगे और वहाँ पर उसका जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ गैसियस एटम। यू शुड हैव अ, आप जब गैसियस एटम को एनर्जी देंगे उस वक़्त जितनी एनर्जी आप उसको देकर बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, एक, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप गैसियस एटम को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि याद रख लें, अगर आप सॉलिड हालत में किसी एटम को हीट करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, जिसको आप एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल कर आयोनाइज नहीं होगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी बाहर रिमूव नहीं हो जाएगा। तो रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि एटम शुड बी गैसियस या गैस फेज या इन गैसियस फेज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। जाहिर बात है गैसियस एटम से वो फिर आयन बन जाएगा। बोलो, ऐसे ही है ना? टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो वाली एनर्जी जो आप किसी भी एटम को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब याद रख लें, चूँकि आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो है इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़, आपको पता है इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ये फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर हमारे पास मैग्नीशियम है, उसको आप एनर्जी देते हो और उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये एटम गैसियस है और ये आयन भी गैसियस आयन है, और आप जो इसको एनर्जी देते हो वो +738 किलो जूल पर मोल। अब देखें, इसके साथ मैंने प्लस लिखा है और प्लस का मतलब आपको पता है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दैट पॉजिटिव साइन ऑफ डेल्टा एच मीन एनर्जी इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ओवर हेयर। तो ये था हमारा बेसिक जो बुनियादी क्राइटेरिया है अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, कौन सी एनर्जी है, और हम किसी एटम को जब देते हैं तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए। इसके बाद हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग
आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या? नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज। और चौथे नंबर पर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। हाँ जी, क्लियर होगी बात। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हीं की बदौलत आप जो है वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आप अलोंग पीरियड बात करेंगे। चलें अलोंग ग्रुप बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले ये जो फैक्टर्स हैं इनको आपके ज़हन में रखेंगे और इसी की बदौलत यहाँ पर बात करेंगे। जब आप अलोंग ग्रुप बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि हम टॉप टू बॉटम बात करेंगे। जब आप टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है और ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह नंबर ऑफ शेल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब शेल बढ़ते हैं तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। इसका मतलब ये जो दो फैक्टर हैं ये अलोंग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट है उसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। जितना साइज बड़ा होता जा रहा है शेल दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से, और जितना शेल दूर होता जा रहा है उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजियर हो रहा है, आसान हो रहा है। और जितना जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, वजह क्या है? atomic size increase, shielding effect also increases, due to which the force of attraction between nucleus and is decreased, so it becomes easier to remove the electron, so ionization energy decreases. Clear? कोई confusion है तो पूछ लें। उसके बाद नंबर 2 पर है along period। अलॉन्ग पीरियड आपको पता है एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। उसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है। उसकी वजह शील्डिंग इफेक्ट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट जो है अलॉन्ग पीरियड जो है वो सेम रहता है। लिहाजा जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज अलॉन्ग द पीरियड बढ़ता है जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? फिर साइज छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इन्हीं फैक्टर्स की बुनियाद पर आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एक बात जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नाइट्रोजन की अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2px1 और 2p और 2p, ये है। अगर आप इनकी आपस में बात करें, यानी कि इसको अगर आप कलेक्टिवली लिखें, 2p कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा, इसमें अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली इसमें से इलेक्ट्रॉन p से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। यहां पर योर स्टेटमेंट इज करेक्ट के दिस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड दिस इज फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और इसलिए इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन p से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो लेकिन बहरहाल इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट इज बिट डिफरेंट एनी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्या है? हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक एटम है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ही बनेगी, ठीक है। जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं निकलेंगे कि आप एनर्जी दे दें और दोनों एक ही वक्त में निकल जाएं। उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होगा कि मिसाल के तौर पर एक Z में है और एक Y में है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से पहले एक निकलेगा। अच्छा, अगर फर्ज करें ये पेयर्ड होता, मसलन जैसे ऑक्सीजन का केस है, तो ऑक्सीजन में पहले पेयर्ड वाला निकलता, उसके बाद फिर सिंगल सिंगल वाले निकलते। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या निकलता? पेयर वाला। अच्छा, पेयर वाला क्यों निकलता? क्योंकि जब ये पेयर वाला निकल जाएगा ना तो ये हाफ फील्ड रह जाएंगे। हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास है, यानी P के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से उसके पास 3 रह जाएंगे, और तीनों Px, Py और Pz में रहेंगे। और जब वो पार्शली फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है, जब वो तो वो मोर स्टेबल होता है, वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, फिर अगर आपने निकालना हो फिर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर वो बात बता रहा है कि 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? और पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो थोड़ी एनर्जी से निकलेगा, लो एनर्जी से निकलेगा। उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा, और जो उसके बाद निकलेगा वो उससे ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? पॉइंट क्लियर? क्या समझ आया? जी, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसको आप I1 कह लें, वो लेसर है सेकंड से, इसको आप I2 कह लें, और लेसर है देन IE कह लें या I1 कह लें, जैसे मर्जी कह लें। यानी यूँ समझ लें, ऐसे भी लिख सकते हैं IE1 लेसर देन E2 लेसर देन, हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ? अब जाहिरी बात है जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे, एनर्जी देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की जो पुल है, जो अट्रैक्शन है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और ज़्यादा टाइटली अट्रैक्ट करेगा, बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और ज़्यादा टाइटली अट्रैक्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो है उसकी वजह से जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना?
पहला इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव कर लोगे तो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे उसको। जब ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे it will become difficult to remove the second electron, so more energy will be provided to remove that electron। इसलिए more energy will be provided, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ionization energy for removal of second electron would be higher than first one, and the third ionization energy would be greater than second one। क्लियर? यहाँ पर ना उसने दो बातें लिखी हैं। एक उसने लिखा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, उससे हमें मेटालिक करैक्टर का पता चलता है। किसका पता चलता है? अच्छा, मेटालिक करैक्टर से क्या मुराद है कि कोई एलिमेंट जो है वो मेटल है, कितनी अच्छी मेटल है, कितनी हल्की मेटल है, या वो नॉन मेटल है। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? अब जब हम बात करते हैं तो मेटल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल, विच कैन इज कॉल्ड मेटल, यानी कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो, अब जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतनी अच्छी मेटल होगी, और जितनी वो डिफ़िकल्टी से जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना लेस मेटालिक या फाइनली वो नॉन मेटल हो जाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा। इस सेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्राइटेरिया डेवलप किया है कि वो एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब दे आर गुड मेटल्स, दे आर गुड। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज लो हैं दे आर मेटल्स, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हो गई। ठीक है, तो अगर किसी भी मेटालिक करैक्टर का आपने आइडिया लगाना हो कि कौन सी अच्छी मेटल है तो ऑब्वियसली यू विल ऑब्जर्व द आयोनाइजेशन एनर्जीज। जहाँ आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होंगी वो अच्छी मेटल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद है हमें पता चलता है आयोनाइजेशन एनर्जी से अबाउट वैलेंसी ऑफ एन एटम। वैलेंसी के बारे में आइडिया होता है। किसके बारे में? वैलेंसी क्या चीज़ होती है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग एबिलिटी। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी है 738, अगली है 1400 लाइक 50, अगली हो गई 8000 या 10,000 कर लें। मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मैं कोई साइंटिफिक की बात नहीं कर रहा। देखें, यू आर गिवन, ये इंट्री टेस्ट में भी सवाल आ जाता है कि यू आर गिवन 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम है जिसकी 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं। अब आपने आइडिया लगाना है। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकला 738 पे, दूसरा निकला, तीसरा बड़ी मुश्किल से 3000 पे निकल जाता है, 4000 पे निकल जाता, लेकिन ये तो गैप 10,000 है। इसके दरमियान और इसके दरमियान सफिशेंट गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। क्या है? इतना ज़्यादा गैप है कि हम इमेजिन नहीं कर रहे कि 1450 के बाद उसी शेल का इलेक्ट्रॉन 10,000 पे निकले। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन उस शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अंदर वाले शेल से निकाला गया है। ये इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसकी वैलेंसी 2 है। इसका मतलब 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान जो गैप है उससे हमें आइडिया हो जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। क्लियर होगी बात कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
ये दो बातें हैं जो यहाँ पर एंड वाले पैराग्राफ में उसने लिखी हैं। आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क नाउ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जी, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया, डेल्टा H -349 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन के उलट है। जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम उसको एनर्जी देते हैं और वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब हम किसी एटम में ऐड करते हैं, यानी नॉन मेटल का केस, पहली बात है मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसका मतलब ये नॉन मेटल का केस होगा। किसका केस होगा? जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या बनेगी? बड़ी इजी बात है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या इवॉल्व्ड, दोनों बातें लिख सकते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू gaseous atom is called, बोलो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दिस इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है कि आप किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग टू रिलीज, दैट इज कॉल्ड electron affinity. Here you are observing that delta H, which means enthalpy. Enthalpy is going to observe with the negative sign. ये negative sign के साथ appear हो रही है और negative sign का मतलब क्या होता है? रिलीज होना। इसका मतलब this process is exothermic. This process is exothermic. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई मुश्किल बात? आगे हम बात करते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग ग्रुप, फिर हम बात करेंगे अलोंग पीरियड। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि इसका ट्रेंड सेम है एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मसलन टॉप टू बॉटम कम होना, लेफ्ट टू राइट बढ़ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? कॉन्सेप्ट से मुराद है कि अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वहां हमने ये देखा कि जिस एटम का साइज बड़ा होता है, जिस एटम का साइज बड़ा होता है, उसके वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और अल्टीमेटली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां क्या है? जिस एटम का साइज बड़ा होता है, जिस एटम का साइज
उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। सारी बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो पहले प्रेजेंट है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्शन कॉज होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब रिपल्शन कॉज होगी तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। मेरी बात क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बड़ा होता है, साइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। आपने ये बात याद रखनी है कि वो एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हैप्पीली, रेडीली, इजीली, विच एक्सेप्ट रेडीली, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे रिलीज, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी वो तेजी से एक्सेप्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी खारिज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसका साइज छोटा होना चाहिए, उसका साइज, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितनी गिरफ्त ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी कैप्चर करेगा, और उसके लिए उसके साइज का छोटा होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जब बात करते हैं टॉप टू बॉटम तो हम कहते हैं कि चूंकि साइज बड़ा होता है इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इसलिए क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड व्हेन द वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट then size is decreased, size is so it becomes easier to add the electron, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना बोलो easier होता है। इसलिए जब easier होगा तो फिर more and more amount of energy is release, ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है वो खारिज होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? ये समझ आ गई कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लिख देंगे, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, बोलो, इंक्रीज। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर? शाबाश। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन। एक यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो मैं ज़रा बात कर दूँ। अगर आप बात करें, देखें, फ्लोरीन टॉप पे है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, बोलो, डिक्रीज हो रही है। ये तो ट्रेंड आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर से देखें तो फ्लोरीन टॉप पर है, इसका मतलब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए देन क्लोरीन। पहले बात सिर्फ क्लोरीन की कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान वेरिएशन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन से क्या होनी चाहिए, बोलो, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है देन क्लोरीन। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बट इन फैक्ट हकीकत में कम है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से, ये है एक्सेप्शन। अब हम अगली बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा। अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि फ्लोरीन का साइज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब गैर मामूली, गैर मामूली से मुराद है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा छोटा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत थिक है, इलेक्ट्रॉन बड़े करीब करीब है, इलेक्ट्रॉन बड़े, ऑलरेडी जो उसके गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन है वो फंसे हुए हैं, वो अब नया इलेक्ट्रॉन ऐड जब करेंगे तो पहला जो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उसको रिपेल करेगा। वो क्या करेगा? जब रिपेल करेगा तो अल्टीमेटली यू विल बी अनएबल टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, या यू विल फील डिफिकल्टी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। मुश्किल पेश आएगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल है। क्या है? और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा थिक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, बोलो, मुश्किल होगा। इसलिए वहां पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड।
क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? यहाँ पर यही बात है, गाइड वगैरह में कोर्स में सवाल लिखा हुआ है कि सेकेंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है, तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. मसलन आप ज़रा गौर से देखें, कोवलेंट बॉन्ड को हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शेयर्ड पेयर का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग से बना है। जो अब देखें, क्लोरीन और H के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो कह रहा है कि इस एटम की या इस एटम की, दोनों में से किसी एक की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, अपनी तरफ खींचने की, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बात क्लियर हो गई? किसी एटम की, किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या कोवलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जाहिर बात है क्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचा। जब ज़्यादा ज़ोर से खींचा तो उसके ऊपर ये डेल्टा लिखा है, इसको कहते हैं पार्शियल, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले क्लोरीन के ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव, जब उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया तो हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो क्लोरीन से कम है। समझ आ गई मेरी बात की? जैसे आप रस्सा कशी देखते हैं, उसमें रस्सा टूटता नहीं है, जस्ट झुकाव एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, दूसरी तरफ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो एबिलिटी जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इज कॉल्ड। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेरिएशन, और उससे पहले मैं एक साइंटिस्ट की बात करता हूँ जिसका नाम है पालिंग। उसने एक स्केल डेवलप किया जिसको हम पालिंग स्केल कहते हैं। अब पालिंग स्केल क्या है? उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेटिवली डिटरमिन किया। उसने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी। उसने कहा कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और सबसे ज़्यादा है। याद रख लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है और वो 4 है। और इसी तरह उसने इस तमाम एटम्स को फ्लोरीन से कंपेयर करके तमाम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया। लिहाजा जितनी भी कैलकुलेशंस हैं अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनको हम रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कहते हैं। रिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोरीन को स्टैंडर्ड माना गया है और इस हिसाब से जो है वो कैलकुलेट की हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतनी 2 लाइनें लिखी हैं। आगे है बात वेरिएशन की। वेरिएशन क्या? ऑफ इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी। ओके, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? अलोंग, बोलो, ग्रुप। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अलोंग पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह ही साइज़ पर डिपेंड करती है। जैसे एटम का साइज़ बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। क्या होती जाती है? इसका मतलब टॉप टू बॉटम ट्रेंड इसका बिल्कुल सेम है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा होगी। जैसे आप देखते हैं फ्लोरीन एंड पे है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पर वो ये बात करता है कि किसी एटम का जितना साइज़ छोटा होता है उतना न्यूक्लियस करीब होता है, उतना न्यूक्लियस, लिहाजा वो उतना इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन को। मेरी बात क्लियर हो रही है? एक्सेप्शन यहाँ पर भी हो सकती हैं, ट्रेंड लेकिन सेम है। टॉप टू बॉटम साइज़ बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियस दूर हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना इसके लिए मुश्किल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। लेफ़्ट टू राइट जो है, लेफ़्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि साइज़ छोटा होता है। जितना छोटा साइज़ होगा उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जितना साइज़ बड़ा होगा उतना। अब यहाँ पर उसने एक बात लिखी है, उसने कहा है कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में भी आइडिया हो जाता है। किसके बारे में? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें, मसलन देखें HF है, फ़र्ज़ करें इसकी 2.1 है, इसकी 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या मैंने लफ्ज़ लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से कम वाली को माइनस करेंगे, कितना जवाब आ जाए? हाँ, 1.9। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका डिफरेंस निकालकर हमने ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, क्या? तो बॉन्ड इज आयनिक, बॉन्ड इज आयनिक। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है लेस देन 1.7 तो बॉन्ड इज कोवलेंट। मेरी बात क्लियर हो रही है? ओके, हाँ जी, क्लियर? समझ आ गया पॉइंट? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इज ग्रेटर देन 1.7, कैलकुलेटेड है, उन्होंने एक आइडिया लगाया है, मतलब उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आइडिया लगाया है। इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो क्राइटेरिया है उन्होंने कहा है कि उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना निकाल दें तो वो बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? आयनिक। और अगर लेस देन 1.7 होगा तो वो क्या होगा? कोवलेंट।
और अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली बराबर हो जाए किसके, नहीं, फिर जो है उसने कहा कि अगर ये 1.7 है एग्जैक्टली तो बॉन्ड इज रफली आयनिक एंड रफली कोवलेंट। मसलन यूँ समझ लें अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर आयनिक और कोवलेंट दोनों करैक्टर आ जाएंगे। मेरी बात समझ, इन बिटवीन रफली आयनिक एंड रफली। अब ये बात आप बिठा लें ज़हन में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या है बोलो, अगर लेस देन, अगर इक्वल है तो इसका मतलब बॉन्ड इज रफली आयनिक एंड रफली। अब यहां पर आखिरी जो बात मैं बताने लगा हूं वो ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब 0.1, 0.2, 0.3, ये वैल्यूज भी तकरीबन 0 के बराबर ही होती हैं, 0 के बराबर ही समझी जाती। 0.1 यानी आम हालात में नहीं, अगर आप एनालिटिकल डाटा की बात करें तो 0.1 का बहुत डिफरेंस है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 यानी 0 के करीब तरीन वैल्यू या एग्जैक्टली 0 हो तो वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर शुमार होगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की दो इकसाम हैं, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक, अगर ये डिफरेंस 0 है या 0 के करीब करीब है तो बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होगा, नॉन पोलर। और अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है मतलब 0.7 या इससे भी ज्यादा हो सकता है, जैसे 1.7 से लेस होना चाहिए ना, इसके अंदर अंदर उसके जितना करीब होगा इसका मतलब उतना बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 या इसके करीब तरीन हो तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है भाई।